रमेश चंद शाह हिंदी के उन दुर्लभ और विलक्षण लेखकों में हैं जिन्होंने लगभग 50 वर्ष की अपनी अथक साहित्य साधना से हिंदी साहित्य को कई स्तरों पर समृद्ध किया है। उन्होंने साहित्य की लगभग तमाम विधाओं में, तमाम महत्वपूर्ण विधाओं में लेखन किया है, जिनमें कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि शामिल हैं। उनकी लेखन में एक बहुत ही दुर्लभ और देशज किस्म की दार्शनिकता है। उनका लेखन हमारी बुद्धि और भावनाओं को तो झकझोरता ही है, पर अंततः वह हमारे मर्म को संबोधित करता है। वह हमारे संस्कारों और परिस्थिति बोध के प्रति हमें जागरूक बनाता है और अपने होने की सार्थकता के बारे में सवाल पूछने के लिए हमें उत्प्रेरित करता है। शाह साहब को अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का मैथिली शरण गुप्त सम्मान और के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान और भारत सरकार की का अलंकरण पद्मश्री शामिल है। दिन में ही तारे दिख जाते, भूल ही अपनी ही जुबान है, घमासान है भीतर बाहर, कविता जी का इम्तहान है। कहाँ है दुनिया, प्यारी दुनिया, कविता जी की न्यारी दुनिया, मान सरोवर मेरु हिमालय, रोम बनारस कुस्तुनतुनिया। एक जबानी मास्को लेगा, एक जबानी लेगा लंदन, दो पर्चे होंगे पीकिंग में, दो पर्चे होंगे वाशिंगटन। दुनिया सारी पर्चे में है, कविता जी खुद चर्चे में है। रटती हनुमान चालीसा, दुनिया भारी खर्चे में है। घटके साईं चौपट राजा, ये भी आजा वो भी आजा, बाई फड़के दाई फड़के, बंद पड़ा है कब से बाजा। कविता जी आंखें मत फोड़ो, पढ़ी जा चुकी दुनिया छोड़ो, आंखें हैं तो आसमान है, चिंता क्या जब तलक कान है। कान कहाँ सुनते अब कविता, आंखें तुझे सौंप दी सविता। टेर रहा कब से संपाती, बुझी जा रही जीवन बाती। जी छोटा करके क्या होगा, कविता जी है तो जहान है। दुबली तू किस अंदेशे से, कैसा तेरा इम्तहान है। जी की बात करें जंजाली, रहने दे मेरी कंगाली, सही नहीं जाती मुझसे अब दुश्मन की हम माला माली। देख देख घूमती धरती बाई, मास्को वाशिंगटन शंघाई, पड़ते हैं झटके पे झटके, कहाँ मिलेंगे कृष्ण कन्हाई। क्या होगा गोरी दुनिया का, क्या होगा गोरी दुनिया का, क्या होगा कारी दुनिया का। मैं भी नहीं रहूंगी कल तो, क्या होगा सारी दुनिया का। घटके साईं चौपट राजा, ये भी आजा वो भी आजा, दाई फड़के बाई फड़के, बंद पड़ा है कब से बाजा। बातचीत की शुरुआत बेहतर होगा कि आपके बचपन के परिवेश के साथ की जाए। आप हिंदुस्तान के संभवतः सबसे अधिक नैसर्गिक पर्यावरण से ताल्लुक़ रखने वाले क्षेत्र से आते हैं। आपका जन्म कुमाऊं, उत्तरांचल के कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा में हुआ था। तो ये जो अद्वितीय नैसर्गिक वातावरण है, इसकी छवियाँ और इसके प्रभाव आपके साहित्य में यूँ तो बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं और आपके पाठकों ने उनको लगातार लक्ष्य भी किया होगा। लेकिन ख़ुद आप इस पर्यावरण के साथ कैसा संबंध अनुभव करते हैं, ख़ासतौर से अब जबकि आपको उस वातावरण को स्थायी रूप से छोड़े हुए, मतलब बीच बीच में आप वहाँ जाते रहते हैं, ये हम सबको मालूम है, लेकिन उसको छोड़े हुए इतने वर्ष बीत गए हैं, आज आप उस पर्यावरण के प्रति कैसा अनुभव करते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक पर्वतवासी का जीवन बोध या कि प्रकृति बोध मुझे लगता है कि कुछ खासा अलग हो जाता है। मेरी एक कविता है, कवि पर्वत है, फोड़ उसी को बहती नदियाँ नाम रूप की। वाह।
नदियों की गति सागर जाने, पर सागर की, खुद सागर की। तो ऐसा है कि मेरी जो सबसे पहला जो मुझे याद, जहाँ तक स्मृति जाती है, मेरा ख्याल है ये 2.5 बरस का मैं रहा हूँगा, जो सबसे पीछे मेरी स्मृति जहाँ तक जाती है। और मैं देख रहा हूँ कि सामने पहाड़ है बानड़ी देवी का, उसमें बर्फ़ जमी हुई है और बच्चा खड़ा है, और अचानक उसे लगता है कि ये क्या पहाड़ उसके लिए विचित्र रहस्यमय सत्ता है। तो वो मेरा बिल्कुल आदि बिंब है, वो मेरे जीवन का, मेरे अनुभव का। एक लेकिन विरोधाभास कहो इसको या अंतर विरोध कहो, ये है कि एक तरफ तो आँख खुलते ही ऐसा विराट सौंदर्य प्रकृति का सामने, बस छत पे चले जाओ, जरा बाहर आंगन में ही निकल जाओ तो सामने बिल्कुल पूरी हिमश्रेणियाँ जगमगाती हुई दिखाई दे रही हैं कहीं से भी। और दूसरी तरफ मेरा रहना, जो मकान जहाँ था हमारा, बहुत घने बाज़ार में, तो तमाम कोलाहल जीवन का, उसमें हर तरह का, बाज़ार से ज़्यादा शिक्षाप्रद या रोचक वस्तु कुछ नहीं हो सकती। रंगारंग मेला बिल्कुल। कोई आवाज़ दूसरे आवाज़ जैसी नहीं, कोई आकृति दूसरी आकृति जैसी नहीं। ये जीवन का मेला बिल्कुल। आ जा रहे हैं लोग बाग, तरह तरह के, उनकी आवाज़ें अलग, उनकी हरकतें, उनकी मुद्राएं, हाव भाव। तो ये एक नाटकीय संवेदन। दूसरी तरफ, एक तरफ ऐसा अपार रूप, ऐश्वर्य, ऐसा आनंद, ऐसी शांति। दूसरी तरफ इतनी बमचक, इतना कलह कोलाहल, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, घोर दुख, घोर अभाव। और दूसरी तरफ ऐसा उल्लास, ऐसा शांति। तो एक ऐसा, वो जो कहते हैं ना कि सुख दुख की खेल, आँख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। तो मेरे लिए जीवन ने अपना मुख इसी तरह से खोला। दोनों दृश्य, दोनों ही शुरू से ही बिल्कुल। तो ये जो है, और फिर इससे क्या हुआ कि मुझे चलने का, मैं मेरे बराबर, शायद मेरे समकालीनों में कोई पैदल नहीं चला होगा। हज़ारों मील में पैदल चला हूँ। जो वांडर लस्ट है, ये मुझ में शुरू से चला हूँ, बल्कि कहना चाहिए चढ़ा हूँ। चढ़ा हूँ, अच्छा, वहाँ क्या होता है कि चढ़ते हैं आप तो उतनी थकान वैसा हफनी नहीं छूटती है, क्योंकि हर मोड़ पर दृश्य बदलता है, कुछ भी मोनोटोनस नहीं होता, हर मोड़ पर दृश्य बदलता है। आपका जो बचपन का पारिवारिक और सामाजिक वातावरण है, उसके बारे में भी कुछ बताएं, जिसने आपके आरंभिक साहित्यिक मानस को गढ़ने में निश्चय ही भूमिका निभाई होगी। मदन, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मुझे 2 बातें सूझती हैं। एक तो ये जो मूक जो सौंदर्य है पहाड़ का, जंगल का, और दूसरी तरफ ये जो मानवीय आश्चर्य लोक है, पल पल बदलता, पल पल बिल्कुल नाटक आपके सामने जीवंत अभिनीत हो रहा है। तो इसने मेरे ऊपर, मेरी बुनियादी जीवनानुभूति जो है उसको निर्धारित करने में, बनाने में इसका बड़ा हाथ रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मंदिर नाम की चीज़ होती है, आज के लोग, शायद आज की पीढ़ी कल्पना नहीं कर सकती कि कितने जीवंत केंद्र ये हुआ करते थे। जो कथावाचन की जो परंपरा होती है ना, उससे मैंने बहुत सीखा, बहुत उसको जज्ब किया है मैंने। तुम्हें आश्चर्य होगा कि स्त्रियों के लिए कथा हो रही है और मैं चला जाता था, मेरे बच्चे, मैं खेल कूद में बहुत ज़्यादा मुझे रस था। मैं कोई किसी हालत में भी, मैं कोई किताबी पढ़ाकू आदमी नहीं, लड़का नहीं था। बहुत रस था मुझे हर चीज़ के, खेल में, हर उसमें। लेकिन तो मैं वो कथा सुनने के लिए, और कथा काहे की हो रही है? योग वाशिष्ठ की। अत्यंत दार्शनिक ग्रंथ है वो, उसकी कथा हो रही है योग वाशिष्ठ की। चूड़ाला, शिखिध्वज, आज भी मुझे वो याद है। तो महंत जी कथा कह रहे हैं,
तो वो जो माहौल था ना, तरह तरह के लोग और तरह तरह के कथावाचक आ रहे हैं, ठेठ हिंदी के वो राधे श्यामी वो हो रहा है, जिसमें नाटक भी है, कथा भी है, रुक्मिणी मंगल, सत्यभामा, ये सब ये इसने मेरे को बड़ा, ये जो ओरल ट्रेडिशन है ना, श्रुति परंपरा है, इसने मुझे, मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रभावित किया। और दूसरी बात ये कि हम तो एक छोटे से दुकानदार, हमारे पिताजी थे, उस दुकान में रद्दी आती थी, रद्दी डाल जाते थे लोग बाग। तो मुझे तो लगता है, मैं कहता भी हूँ कि महान साहित्य सबसे पहले मुझे रद्दी के भेष में ही मिला, इसलिए उसका वैसा आतंक मेरे ऊपर नहीं बना। आतंक क्यों नहीं बना, वो तो महान ही होता है, लेकिन बिना ये जताए कि वो महान है, उसको मैंने जज्ब किया। जैसे तुम्हें आश्चर्य होगा, डॉन क्विक्सोट सर्वांतीस का क्लासिक मुझे दुकान की रद्दी में मिला, हिंदी अनुवाद में। हाँ, हिंदी अनुवाद में। वो यूँ तो 950 पृष्ठों का उपन्यास है, लेकिन वो मुश्किल से 225 पेज का, किंज्योति नाम था उसका, अब याद आया मुझे। डॉन क्विक्सोट को अनुवादक ने किंज्योति कर दिया और सांको पांजा को सनकू। हाँ, तो मुझे अभी तक याद है उसको, वो जो रोमांच उस उपन्यास को पढ़ते, तो कहीं ना कहीं वो क्लासिक आपके अंदर भित तो गया ना उस कच्ची उम्र में। ऐसे ही एक पुरानी कोठरी थी जहाँ लकड़ियाँ पड़ी रहती थी, उसको मैं कुतूहलवश एक बक्सा मैंने खोला, तो उसमें पूरी वाल्मीकि रामायण पन्ने पन्ने उसके वो अलग अलग करने वाले, वो निर्णय सागर का छपा हुआ वाल्मीकि रामायण है, संस्कृत और हिंदी अनुवाद में उसमें। तो इस तरह से क्या क्या हिंदी गद्य रत्नावली 9वीं 10वीं क्लास में लगता होगा, उसमें मैंने एक दुराशा नाम का निबंध पढ़ा। तो वो भारतेंदु के युग के जिंदा दिल गद्य की ऐसी ज़बरदस्त छाप मेरे ऊपर पड़ी। कविता के बाद, कविता मेरा पहला पैशन है। एक अंग्रेजी का कवि है ना, अलेक्जेंडर पोप, उसने लिखा है, आई लिस्प्ड इन नंबर्स फॉर द नंबर्स केम, यानी मैंने तो तुतलाना भी पद्य में ही सीखा। तो मुझे ये अतिशयोक्ति नहीं लगती, मुझे स्वभावोक्ति लगती है। सच, कोई ऐसा छंद नहीं होगा जिसकी मश्क मैंने न की हो। यहाँ तक कि प्रिय प्रवास जब मैंने पढ़ा, तो वो असंभव सा कार्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों में हिंदी कविता करने का जो उन्होंने किया, हरिऔध ने, वो भी आजमाया मैंने। मंदाक्रांता। हाँ, मंदाक्रांता और तमाम द्रुत विलंबित और सब, वो भी किया मैंने। बड़ा मेरे लिए ज़बरदस्त एक्साइटमेंट होता था वो कविता का, कविता पद्य रचने की जो आनंदमयी उत्तेजना बहुत जल्दी मुझ पर हावी हो गई थी। और मैं दर्जा 6 में पढ़ता था, तब मैंने अपनी पहली कविता लिखी होगी मुझे लगता है, और वो छपी भी। शक्ति नाम का अखबार होता था वहाँ, जो अल्मोड़ा अखबार के नाम से पहले निकलता था। तो सुमित्रानंदन पंत की भी प्रारंभिक कविताएं उसी में छपी थी, और मेरी प्रारंभिक कविताएं लगातार 3 सालों तक उसमें छपती रहीं। तो ये था, कहानी बहुत थी मेरे आसपास, अद्भुत, लेकिन मैं लिख नहीं पाता था। तब मेरी समझ में आया कि भाई कहानी लिखने के लिए कुछ सामाजिक अनुभव आवश्यक है, अभी ये नहीं हो सकता है। पर वे कौन से लेखक और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लेखक रहे होंगे? जाहिर है कि जब आप साहित्य की दुनिया में कुछ अधिक सक्रिय हुए होंगे, और जब आप ये जो आरंभिक संस्कार देने वाला जो वातावरण है उससे थोड़े अलग हुए होंगे, और साहित्य की जो औपचारिक दुनिया है उससे आपका ताल्लुक बनना शुरू हुआ होगा। तो वो कौन से लेखक और कृतियाँ रही हैं जिन्होंने जिनके साथ आपका शुरुआती साक्षात्कार हुआ? तुम्हें ताज्जुब होगा, हालांकि हमने देखते थे, एक आध बार तो साल में आते ही थे सुमित्रानंदन पंत वहाँ, हम देखते थे और बड़ा कौतूहल होता था उनके, वो इतने सुंदर थे, वो इतने सुंदर, तो करीब होगा ना कौसानी अल्मोड़ा के। हाँ, तो हम देखते थे उनको, लेकिन मैंने कभी उनकी कविता में उस वक्त रुचि नहीं ली, उस वक्त। बल्कि मुझे ये श्रीधर पाठक की कविताएं बहुत रुचि थी। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती तो मुझे कंठस्थ हो गया था, वो भी मुझे दुकान की रद्दी में ही मिला। पूरा मुझे रट गया था भारत भारती। तो मेरे ऊपर पहला संस्कार कविता में द्विवेदी युग का पड़ा। छायावाद की बारी बहुत देर में आई, और जब आई तो ऐसी आई कि मेरे लिए वो एक खोज थी, बिल्कुल आश्चर्य, बिल्कुल आश्चर्य। लोग आपने तो उस पर लिखा ही, पूरी पुस्तक लिखी, और मेरे ख्याल से हिंदी में इतने सम्यक ढंग से छायावाद पर काम आपके पहले किसी ने नहीं किया होगा।
ये बड़ी तुमने विचित्र। नोट किया होगा कि उसमें एक कोटेशन नहीं है, 150 पेज की किताब में एक कोटेशन नहीं, मतलब किसी आलोचक का कोई कोटेशन पढ़ा ही नहीं था मैंने कुछ भी। चायवाद पर क्या लिखा गया ये मुझे कुछ मालूम नहीं। जी। वो मेरे लिए शुद्ध मेरा एक आविष्कार था। जयशंकर प्रसाद को पढ़ा, मैं चकित रह गया। निराला को पढ़ा, पागल हो गया। पंत जी को भी बाद नए सिरे से डिस्कवर किया। तो ये सब हुआ। तो शुरू में जो तुम पूछ रहे थे कि किन का प्रभाव पड़ा होगा, तो जैसा मैंने बताया, भारतेंदु युग के गद्यकारों का बहुत मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। और फिर ये बाद में निराला वगैरह इनको पढ़ा। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अपनी आवाज़ पाना, ऐसा कवि जो तुमको सचेतन बना दे, आत्मज्ञान करा दे कि तुम कौन हो, कैसा स्वभाव, किस में रस आता है, तुम्हारे हृदय में क्या हो रहा है, क्या उलझने हैं तुम्हारी, इसके बारे में सचेतन बना दे। ये चमत्कार मेरे साथ तब हुआ जब अज्ञेय को मैंने पढ़ा। हाँ, ये काफ़ी बाद की बात है, लेकिन शुरुआत में तो ये सब थे। और वो एक मामूली लाइब्रेरी थी वहाँ म्यूनिसिपैलिटी की, चाँद आता था, सरस्वती विशाल भारत भी आता था। उसी में मुझे याद है सबसे पहले शमशेर बहादुर सिंह की कविता मैंने पढ़ी थी। तो ये सब चलता रहा। लेकिन उससे भी ज़्यादा हिंदी की दुनिया से ज़्यादा संस्कृत की दुनिया का उस वक्त मेरे ऊपर ज़्यादा असर था। नहीं आती थी संस्कृत तो भी उसका नाद सौंदर्य ही मुझे विमुग्ध कर देता था। तो गीता को मैंने एक कविता की तरह, आनंद लेने वाली चीज़ की तरह से पढ़ा, और 11 अध्याय मुझे कंठस्थ हो गए थे गीता के। और जब बहुत बाद में, जब मैं एम ए कर रहा था और पढ़ा मैंने, T.S. एलियट ने लिखा है कि इज़ द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल पोएम आफ्टर दांते, है ना। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं ठीक ही से इसको कविता की तरह। पीढ़ी के लोगों की बहुत बड़ी, एक तरह से कहना चाहिए, नेमत रही है कि आप लोगों का संस्कृत के साथ उतना सघन, बहुत ऐसा ही साक्षात्कार हुआ। हाँ, सघन, आत्मीय। हमें महसूस ही नहीं हुआ ये कोई डेड लैंग्वेज है, पुरानी कोई वो है। समझ में चाहे न आए, सीखी नहीं मैंने उस तरह से, बाद में सीखी, अपने व्यक्तिगत निजी प्रयत्न से, तपस्या से सीखी। कभी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ी। लेकिन बिना अर्थ जाने भी जो एक्साइटमेंट, जो आनंद, उसका जो नाद सौंदर्य जो संस्कृत का है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। न केवल ये, बल्कि कथा का संवेदन भी मेरा जो है वो रामायण महाभारत वाल्मीकि रामायण के कारण है। और हितोपदेश दूसरे छोर पर दूसरे छोर पर हितोपदेश कि इस क्रूर बेरहम वाहियात दुनिया में कैसे रहा जा सकता है, जहाँ ठग है, चोर है, उचक्के हैं, हर तरह के लोग हैं, कैसे जीना चाहिए, ये सिखाता। अत्यंत सेकुलर, अत्यंत लौकिक किताब है हितोपदेश। और कहाँ गीता उपनिषद। उस पर एक जिज्ञासा मन में आती है। आप अंग्रेजी के बहुत ही प्रतिष्ठित प्राध्यापक रहे हैं। आपका शोध प्रबंध भी एलियट और येट्स पर है। येट्स पर, हाँ, एलियट। जिज्ञासा ये होती है कि आपका जो पूरा वातावरण है, हाँ, हिंदी का इतना आत्मीय, इतना सघन वातावरण रहा आपके आसपास, और उसमें ही आपने लिखना भी शुरू किया, तो क्या वजह थी कि सहसा आपने अंग्रेजी को अपने अकादमिक कैरियर के तौर पे चुना? ये बड़ा आश्चर्यजनक, मेरे लिए भी ये आश्चर्यजनक है। क्योंकि स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो एक टीचर थे इंग्लिश आती नहीं थी मुझे। बहुत सारे अध्यापकों का प्रेम मुझे मिला। अंग्रेज़ी का मास्टर मुझे कसाई आतताई लगता था। तो उन्होंने बीच क्लास में झोंटा पकड़ के मुझे अपमानित किया। वो हमारी दुकान से उधार ले जाते थे। कहा कि सब्जी बेचो तुम, सब्जी, तुमसे अंग्रेजी नहीं बनेगी। मेरा एक ललित निबंध है, शायद आपने पढ़ा हो, अपमान सगा सम्मान पराया। संसार में अपमान से बड़ा शिक्षक कुछ नहीं हो सकता। उसने वो अपमान मेरे कलेजे को चीर गया, क्योंकि उसने मेरे पिता तो
मैंने उसी दिन चाणक्य निबंध पढ़ा। चाणक्य के ऊपर कोई लेख टेक्स्ट बुक में था, वो पढ़ाया था कि चाणक्य ने नंद वंश के विनाश की कसम खा ली, अपनी चोटी में उसने गांठ डाली। मैंने सचमुच अपनी चुटिया में गांठ डाली उस दिन। मैं दिखा दूंगा इसको और अंग्रेजी में महारत हासिल करके दिखाऊंगा, सच में। और वैसा ही हुआ। 2 साल के अंदर अचानक मुझे लगा कि मेरी दुनिया तो ऐसा लगा मुझे अंग्रेजी के जब कवियों को साथ वर्ड्सवर्थ ने ये चमत्कार किया, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा हाँ ये तो मेरी दुनिया है। ये तो वो मुझे इतनी सगी, इतनी आत्मीय लगी, सब खत्म, देश देशांतर 7 समंदर पार का सारा वो बंद। तो मुझे साहित्य मात्र की एकता का एक प्रत्यक्ष वो जैसा हुआ। सिर्फ भाषा की बात थी तो हल हो गई। उस भाषा से प्रेम उपज आया, अद्भुत अनुराग उपज आया, तो बस उसमें संसार ही खुल गया आपके लिए, चाबी हाथ में लग गई आपके। ये होता है ना। तो इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं। ये जरूर जो तुम पूछ रहे हो ये मैं अपने से भी पूछता हूँ कि ऐसा कैसे हो गया है। मैं तो बिल्कुल संस्कृत की दुनिया का वासी, हिंदी की ठेठ खड़ी बोली हिंदी की दुनिया का वासी, अंग्रेजी से मेरा कैसे ऐसा हो गया। लेकिन वो वही बात है कि जहाँ वो हुआ ना मेरा, कि मैं तो साइंस में एमएससी करना चाहता था, स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेशलाइजेशन करना चाहता था। तो परिस्थितियाँ भी ऐसी रहीं कि डॉक्टर ने कह दिया तुम तो अंधे हो जाओगे 5 साल के भीतर, तो छोड़ देना पड़ा सब कुछ। एक स्कूल में चला गया मैं, तो वहाँ मतलब ये है कि ये सब वहीं चक्कर चला। तो फिर अंत में प्राइवेटली आप साइंस कर नहीं सकते थे, तो दिमाग में आया कि क्यों ना एमए अंग्रेज़ी में प्राइवेटली किया जाए। सिर्फ अध्यापक कर सकता था उस ज़माने में प्राइवेटली, तो वो मैंने किया। तो एमए की तैयारी के दौरान ऐसा आनंद आ गया कि मेरे लिए वो इम्तहान जैसा ही नहीं, वो एक अद्भुत आनंद लीला हो गई वो मेरे लिए और उस पर टॉप कर दिया मैंने एज प्राइवेट कैंडिडेट जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो वो मेरे लिए उसको बड़ा उत्तेजना मिली होगी। मेरे 2nd पोजीशन आ गई पूरी आगरा यूनिवर्सिटी में मेरी, जो कि मतलब बहुत आश्चर्य की बात थी कि एक अध्यापक गांव में पढ़ाने वाला जिसने कभी अंग्रेजी साहित्य नहीं पढ़ा उसने तो इस तरह से हो गया। तो बस फिर तो मैंने भर्तृहरि शतक का, संस्कृत इंग्लिश मिल गए, भर्तृहरि मुझे बहुत पसंद थे, तो भर्तृहरि शतक का पद्यानुवाद अंग्रेजी में कर डाला मैंने। पद्यानुवाद? हाँ, अंग्रेजी अभी छपा है वो। और जब वो मैंने लिखा था खुशवंत सिंह को भेजा मैंने। खुशवंत सिंह योजना नाम की पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने कहा और भेजो, और धारावाहिक रूप से छपा उसमें। बहुत पसंद था। खुशवंत सिंह ने अभी हाल में फिर से जब किताब छप गई तो मैंने उनको याद दिलाया कि ऐसा ऐसा था। इतना सुंदर उन्होंने लिखा, आधे कॉलम तो मेरी किताब के ऊपर ही निछावर किया उसने तो ये होता है। तो यानी अंग्रेजी में भी पद्य लिखना मेरे लिए बहुत ही जिज्ञासा मेरी ये है कि ऐसे गंभीर काव्यानुराग और स्वयं कवि होने के बावजूद सहसा उपन्यास, क्योंकि उपन्यास पर आपने बहुत, उपन्यास के क्षेत्र में आपने बहुत अद्वितीय किस्म का काम किया है। यानी उपन्यास तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह से लिखे हैं, लेकिन आपने उपन्यास विधा को एक बहुत ही अनूठी पहचान दी है, और पर्याप्त संख्या में उपन्यास हम लोगों को दिए हैं। तो क्या वजह थी कि ये जो काव्यात्मक संवेदना है, इससे सहसा कथात्मक संवेदना की ओर, क्योंकि सिर्फ उपन्यास ही नहीं, आपने कहानियाँ भी लिखी और आपके कई कहानी संग्रह भी प्रकाशित हैं, तो ये जो आख्यान की ओर आपका रुझान, झुकाव है, उसके पीछे क्या? हाँ, इसके बीज भी वही है, मेरे बचपन में ही है। मैंने बताया तुम्हें कि जिसे सचमुच आख्यान कहते हैं, वो तो कथावाचकों के माध्यम से और तमाम उससे सीधा मुझे मिल गया था वो। लेकिन खुद कहानी लिखने के लिए समाज का जो इल्म चाहिए ना, उसके लिए वो वयस्क उसकी ज़रूरत होती है। तो बाद में आया तो आना ही था उसको। और जहाँ तक उपन्यास की तुम कह रहे हो, तो इसका सारा चमत्कार जो है श्रेय गोबर गणेश उपन्यास को है। मेरा पहला उपन्यास, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उपन्यास लिखने जा रहा हूँ। अचानक 3 बजे 3:30 बजे मेरी नींद खुल गई।
और कोई थकान नहीं है, ऐसा तरोताज़ा आनंद बिल्कुल। मेरी माँ भी उन दिनों आई हुई थी, मैंने उसने कहा भी क्यों उठ गया इतनी जल्दी, मैंने मैं बना रही हूँ, तो उसने चाय ला के दी, चाय मैंने पी और बैठ गया। मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या लिखने, मुझे लगे कि मैं कुछ लिखने वाला हूँ अजीब तरंग में। आसमान आज सवेरे से ही बड़बड़ा रहा है, ये पहला वाक्य था जो मैंने टीपा लिखा उसमें, बस तार बध गया, उसके बाद लिखता ही चला गया। पूरा मेला मेरे बचपन के संसार का, एक समूचा संसार मेरे सामने खड़ा हो गया, और मैं तो कुछ नहीं, बस एक गणेश जी जैसा आशुलिपिक था जो कोई लिखा रजन कौन डिक्टेट करवा रहा था, मुझे लिख गया। और जब मैंने अपनी आंखें उठाई, सिर उठाया, तो 4 बजे से लिखना शुरू किया था, 11 बज रहे थे, 7 घंटे में लगातार लिखता रहा। ये गोबर गणेश के पहले 20 पृष्ठ हैं, है ना। मैं अब बहुत शायद वो बहक गया। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो आनंद, ये जो थ्रिल मुझे हुआ ना लिखने से, और वो इतने हाई वोल्टेज पर आया कि 6 महीने तक ठप रहा, वो कुछ नहीं कर पाया मैं। तो 6 महीने बाद फिर शुरू किया, फिर शुरू हो गया। तो वो जो मुझे लगा कि उपन्यास लिखना, उसके साथ एक पूरी दुनिया रच लेते हैं ना आप, तो आपकी रचित दुनिया आपको वास्तव की दुनिया से भी ज़्यादा रोचक लगने लगती है। तो उपन्यास लिखने के सुख का जिसको मिल गया, बस फिर वो लत पड़ जाती है। अब इसमें लेकिन जो प्रथम प्रेम जो होता है ना, उसका, उसके सारे उन्माद को, पागलपन को, उसकी ट्रेजेडी को, उसकी कॉमेडी को मैंने जाना। वो भी मेरे लिए एक आसमान से टूटा हुआ जैसे वो घटना थी, तो उसने मेरे अंदर बहुत उथल पुथल मचाई। संभवतः उसका भी कुछ रोल रहा हो, कह नहीं सकता। कि अब आपका अनुभव अचानक इतना समृद्ध हो गया है, उससे आप निपटने के लिए वो अपनी अभिव्यक्ति मांग रहा है, तो अब वो कविता से नहीं झिलता है वो अनुभव, वो है। तो अब आपके लिए बड़े फलक वाला कुछ चाहिए आपको। तो इस तरह से उपन्यास लिखा गया, और उसको लिखने का अनुभव था भी ऐसा। लगातार मैंने समझ लो साल भर ही लग गया, साल भर तक मैं मस्त रहा। तो और बहुत कुछ मैं जो अदरवाइज नहीं कह सकता था वो मैं कहा। तो उपन्यास में क्या है, आपके भीतर जो कवि है वो भी, उसको भी राहत, उसको भी मिल जाती है आवाज़, और जो आपके भीतर निबंधकार है, वो विचारक है, उसको भी मिल जाती है ना। तो स्मृति श्रुति दोनों काम करती है उपन्यास में, तो बल्कि कविता के निकट ही है वो, मैं समझता हूँ। तो इस तरह का ये बातचीत बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती जा रही थी, लेकिन अब समय को देखते हुए हमें इसको समाप्त करना ज़रूरी है। हम आपके बहुत बहुत सचमुच बहुत आभारी हैं, और इतना प्रबोधक संवाद आपके साथ हुआ है, मुझे अच्छा लगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमारे साथ ये बातचीत की, और आपको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।